Hello dear students, now we are starting the new chapter sound wave. It is another portion of wave. हम लोगों ने ट्रांसवर्स वेव के बारे में बहुत कुछ पढ़ा स्ट्रिंग के केस में. नाउ वी हैव टू गो थ्रू फॉर द लॉन्गिट्यूडनल वेव. जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है. द वेव इज वाइब्रेटिंग अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ प्रोपेगेशन. And we had discussed so many things about transverse wave, about its energy, about its velocity, about its everything we had discussed. But in this condition, we have to just take all the cases for the longitudinal wave. Okay, student? So see, if we see longitudinal wave, then longitudinal wave is vibrating in direction of propagation. Suppose this is direction of propagation. डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ठीक है. सो सपोज these are the materials. Suppose these are the particle through which a sound wave is or a longitudinal wave is propagating. It is vibrating along this direction. Along this direction means along the direction of propagation. This direction like this means it is vibrating along the direction of propagation. This is longitudinal axis. This is longitudinal axis and it is vibrating along this axis. That is why this wave is called longitudinal wave. Okay, so it is clear what is longitudinal wave. Okay, so basically the wave which is vibrating along the axis of propagation, that is called longitudinal wave, and the wave which is propagating perpendicular to the axis of propagation, that is called transverse wave. These are very basics. Okay, now we are about to study sound wave. Sound wave is a type of longitudinal wave. Okay, so we are writing all the parameters जिसके बारे में हमको पढ़ाई करना है. छोटी छोटी बातें पहले देख लें. साउंड वेव ठीक है, इट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव. It is mechanical wave, means it needs a material medium to travel. Mechanical wave ठीक है, requires material medium to travel. Is this okay? मीन्स मटेरियल मीडियम नहीं रहेगा तो आप नहीं इसको ये मूव ट्रैवल नहीं कर पाएगा. तो सपोज करिए आप स्पेस पे जाते हैं. लाइट डजंट रिक्वायर्स एनी मीडियम टू प्रोपेगेट. लाइट को किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है. लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड इज अ नॉन मैकेनिकल वेव, बट दिस वेव इज अ मैकेनिकल वेव. आपको उसका मीडियम का जरूरत पड़ेगा. सपोज आप स्पेस में जाते हैं ठीक है, तो सवाल ये होता है कि दिखाई देगा या सुनाई देगा. तो आंसर है दिखाई देगा, सुनाई आपको नहीं देने वाला. तो स्पेस में अगर दो आदमी खड़ा है तो वो एक दूसरे को देख तो सकता है, बट ये कुछ भी बोलेगा तो वो वहाँ तक नहीं पहुँचेगा. यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम माइक्रोफोन और वॉकी टॉकी, एनीथिंग यू हैव टू टेक. ओके, सो या ओके, रिक्वायर्स मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल. स्पीड ऑफ साउंड इन एयर. Sound in air is basically 326 मीटर पर सेकेंड ऑन एन एवरेज. किसी बुक में 324 भी रहता है. इट इज ओके. ओके, एंड द ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग, हम लोग जनरली ह्यूमन बीइंग के लिए ही पढ़ेंगे. ह्यूमन बीइंग इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज ठीक है. 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द ऑडिबल रेंज. ठीक है, आप अगर 20 हर्ट्ज के यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक आप सुन सकते हैं. आप इसके इधर जाएंगे तो इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक. साउंड के टर्म में सोनिक का यूज किया जाता है. और इसके आगे जाएंगे तो ये होगा अल्ट्रासोनिक. ठीक है, ये सो बेसिकली दीज आर द केसेस. आपको अपने दिमाग में रखना है ये सारी बातें. ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स यू शुड नो अबाउट द साउंड. अलग अलग मीडियम में अलग अलग इसका वो होगा और बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी. जैसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड. फ्रीक्वेंसी, अगर एक साउंड का कोई फ्रीक्वेंसी न्यू है तो उसका हर एक मीडियम में फ्रीक्वेंसी उतना ही होगा, एज लाइक ट्रांसवर्स वेव.
उसमें कहीं से कोई चेंजेस नहीं आने वाला। बदलेगा क्या? वेलोसिटी, और कॉरस्पॉन्डिंगली बदलेगा क्या? लैम्डा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। ओके, सो दीज आर द केसेस बेसिकली। ओके, सो यू कैन नोट इट डाउन, मेक अ नोट एंड नोट इट डाउन। चलिए, वैसे ही बेसिकली हम लोग जनरल बात ह्यूमन बीइंग का करेंगे। वैसे बैट्स वगैरह में, चमगादड़ वगैरह में जाओगे तो वो 1.5 लाख हर्ट्ज तक सुन सकता है। ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ साउंड वेव को समझने के लिए देखिए हम समझते हैं, सपोज करिए कि इसमें एयर पार्टिकल्स भरे हैं, इसमें एयर पार्टिकल्स भरे हैं एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड देयर इज नॉट एनी वेव। समझते हैं इसको थोड़ा। ठीक है, सपोज करिए पिस्टन है, वाइब्रेशन होगा इसी के अलावा। सपोज करिए अभी ये स्टैटिक है, वो ऐसा हुआ। ठीक है, हमने क्या करा, इसको ऐसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करा, मतलब इसको वाइब्रेट करना है, ऐसे 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 वाइब्रेट करना है। ठीक है, तो वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, यहां जो पार्टिकल्स लगे हैं वो अंदर की तरफ जाएंगे। मीन्स सपोज करिए थोड़ा सा अंदर गया जब, इट मीन्स पार्टिकल नियर इट वुड बी कम क्लोजर, कम क्लोजर, कम क्लोजर। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, कम क्लोजर, ये पास में आ गए, ये पास में आ गए। और उसके बाद जब हम इसको फिर से यहां से, सपोज करिए यहां पे है, ये यहां से यहां पे गया तो पार्टिकल हो गया। सपोज करो यहां से यहां आया, मतलब ऐसे ऐसा समझे, इसमें दो प्रॉपर्टीज होते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। आप समझ सकते हैं कंप्रेशन किसको बोलेंगे, दबेगा तो कंप्रेशन हुआ, मतलब ये पार्टिकल्स दब गए मतलब कंप्रेशन हुआ। ठीक है, सपोज करिए ऐसे गया और यहां से यहां आया, मतलब मीन पोजीशन कभी भी बाद में है, ये मीन पोजीशन है, इसके बाद में ये यहां से यहां गया तो दब गया, यहां से थोड़ा सा इधर आए तो क्या हुआ, कंप्रेशन की रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन, अभी भी कंप्रेशन ही है, कम कंप्रेशन है। सपोज करो आपने 5 सेंटीमीटर इसको दबा दिया तो दब गया ना, बट आप अगर 3 सेंटीमीटर पे है तो भी तो दबा ही हुआ है ना, कम दबा हुआ है, देखिए दबा हुआ तो है। ठीक है, और फिर आप इसको यहां से यहां लेके आए तो क्या होगा, रेयर फ्रैक्शन। तो कहानी कैसा होगा, सपोज आई एम टेकिंग इट हेयर, तो कहानी कैसा होगा, ये दूर दूर हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड रेयर फ्रैक्शन, और बाकी सब पार्टिकल नॉर्मल है। ऐसे यू कैन सी कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, दिस इज कंप्रेशन, और मीन पोजीशन की इधर लेके आएंगे तो वो ये रेयर फ्रैक्शन, वो फैल गया। मेरी बात फिर से ध्यान सुने, यहां से यहां गया तो कंप्रेशन, फिर यहां से यहां आए तो फिर से पार्टिकल अपने पोजीशन पे, और फिर यहां से जब यहां गए तो ये इधर चला गया, दैट इज रेयर फ्रैक्शन। अब मुझे बताए जब हम इसको बार बार ऐसे ऐसे करेंगे तो ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन रुकेगा या चलेगा, तो आंसर है चलेगा। तो जब बार बार इसको हम वाइब्रेट करेंगे, मीन्स इफ वी आर जस्ट वाइब्रेटिंग इट, तो इसका कंडीशन कैसा होगा, इसका कंडीशन कुछ कुछ ऐसा होगा, मैं बताता हूं। कंडीशन कुछ कुछ ऐसा होगा, देयर इज समवेयर रेयर फ्रैक्शन, समवेयर कंप्रेशन। सपोज दिस इज कंप्रेशन, this is rare fraction, okay, again this is compression, there is compression, again there is compression, again there is rare fraction, okay, so there is compression, rare fraction, these two are compression, and these two are a rare fraction. ठीक है, सो ये साथ साथ चलेंगे, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन चलता चलेगा। ठीक है, या यू कैन सी इट, ओके, सो यू कैन सी कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, और ऐसे मूव करता हुआ आगे बढ़ेगा। जैसे ट्रांसवर्स वेव में देखते थे तो आपको क्या आता था, एक बार आता था क्रस्ट, एक बार ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, एक बार आता था। तो उसी तरीके से एक वेवलेंथ की अगर बात करें, एक वेवलेंथ में क्या आएगा, 1 कंप्रेशन एंड 1 रेयर फ्रैक्शन, 1 रेयर फ्रैक्शन, 1 कंप्रेशन
एंड 1 रेयर फ्रैक्शन, ये दोनों कंप्राइज करके बनेगा एक वेवलेंथ। ठीक है, तो ये ऐसे की तरह ऐसे ऐसे बना के चलेगा। दिस इज कंप्रेशन एंड दिस इज रेयर फ्रैक्शन। अब ये रेगुलरली मूव कर रहा है, रेगुलरली वाइब्रेट कर रहा है, तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा कि कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन यहां हुआ और ये एनर्जी लेके आगे बढ़ेगा, रुकेगा थोड़ी ना वहां पे, रेयर फ्रैक्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक सिनेरियो ऑफ साउंड। साउंड में आप जब बोलते हो तो क्या होता है, ये वाइब्रेट करता है, ये एयर मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, वाइब्रेट करते 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 करते, सपोज करिए कि यहां आपने बोला, यहां आप क्या किए, बोले, ये बोले और यहां आपको सुनना है, सपोज यहां आपको सुनना है, तो क्या करेगा ये ऐसे ऐसे आप बोले तो वाइब्रेट करते 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 आपके कान में गया और कान का जो ईयर ड्रम होता है उसको ये वाइब्रेट किया उतने फ्रीक्वेंसी से। तो आपको ये सिखाया गया है, जैसे ए बोले आप, तो ए मतलब ए का फ्रीक्वेंसी आपका कान समझता है कि हाँ ए का जो वाइब्रेशन है, जितना फ्रीक्वेंसी है, अगर वो वाइब्रेट करेगा तो हम समझेंगे कि वो ए बोला है। ठीक है, तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी जिसको हम पहचानते हैं, दैट फ्रीक्वेंसी इफ समवट वाइब्रेटेड मीन्स if eardrum is vibrated by that particular frequency then we got the particular letter। ठीक है, उसी तरह जैसे संगीत सारेगामापा आप सुनते हैं, सा का फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है, जब स्ट्रिंग सा बोलता है तो 256 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आपके ड्रम को वाइब्रेट करता है, तो आप समझ जाते हो कि वो सा है। सा रे गा मा सबका अपना अपना फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, सो आप वर्ड जो पहचानते हो कि क्या बोले, जैसे मैं बोल रहा हूं और आप समझ रहे हैं, इसका मतलब है कि मेरा जो फ्रीक्वेंसी है जो हम यहां से छोड़ रहे हैं वो आपके कान में वही फ्रीक्वेंसी मतलब वाइब्रेट कर रहा है कान के ड्रम को, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को आपको सिखाया गया है, तो जाके आप समझ पा रहे हो क्या है। जैसे सपोज चाइनीज अगर कोई बोलेगा मेरे आगे, तो मेरे लिए वो नॉइज है, हमको नहीं समझ में आ रहा चाइनीज क्या है, वो इसलिए नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज हमको नहीं सिखाया गया है, हम नहीं पढ़ सकते उसको। हाँ, जब सीख लेंगे तो उस, यानी कि आप बचपन से क्या करते आ रहे हो, लैंग्वेज मतलब क्या, आप पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज को समझते आ रहे हो कि ए बी सी डी क्या होता है। चाइनीज में आपको नहीं सिखाया गया है, इसीलिए दैट्स व्हाई दैट चाइनीज एनीथिंग स्पीकिंग इन चाइनीज दैट इज नॉइज फॉर यू। ओके, सो बेसिकली दीज आर द थिंग्स। अब इसमें हम लोग कुछ मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जरा ध्यान से अगर देखा जाए तो सपोज कर इसमें एक प्रॉब्लम आता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम क्या आता है कि सपोज इफ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाइब्रेटिंग इन दिस डायरेक्शन, ये वाइब्रेट कर रहा है इसी डायरेक्शन में, तो ये जा भी इसी डायरेक्शन में रहा है और वाइब्रेट भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, तो देयर इज समवट टिपिकलिटी कि हम कैसे इसको समझेंगे कि कौन, जैसे सपोज करो कि ये अभी डिस्प्लेस कर रहा है यहां से लेकर यहां तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये जा रहा है एक्स एक्सिस में। अब हम इसको अगर एक्स लेंगे तो यू गॉट कंफ्यूज विद दिस एक्स एंड दिस एक्स। ठीक है, पहले क्या होता था, वाइब्रेट इस एक्सिस में करता था तो हम आराम से इसको एक्स और इसको वाई ले लेते थे, तो समझ में भी आता था। बट यहाँ पे ये अगर एक्स में जा रहा है और ये एक्स के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट कर रहा है, तो इफ वी टेक एक्स देन यू मस्ट गेट कंफ्यूज विद दिस एक्स एंड दिस एक्स। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक्स नहीं लेंगे, इसके डिस्प्लेसमेंट को हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहली बात तो क्लियर है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा पहले वाई से लेते थे, अब यहां किससे लेंगे, एस से लेंगे। ठीक है, बाकी वेव का इक्वेशन वैसा ही चलेगा जैसा पहले चलता था, पहली बात। उसके बाद जरा समझेंगे कि मैं बताता हूं, समझे। सारा वेव का कंडीशन वही होगा, बट कुछ कुछ चीजें कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको हम अभी डिफरेंशिएट कर ले ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, जरा एक बात बताइए, आप जो एयर मॉलिक्यूल में बात करते हो, जब आप जब बात करते करते मेरा बात आप तक पहुंचा, तो बीच में जो एयर मॉलिक्यूल जो वाइब्रेट किया, जरा प्रैक्टिकली बताइए क्या उसका मेजरमेंट करना पॉसिबल है क्या? इस डिस्प्लेसमेंट का क्या मेजरमेंट करना पॉसिबल है क्या? आंसर है नहीं। किसका फोन? ओके, सो नाउ सी, सो नाउ इफ वी हैव टू सी, मतलब आप ऐसा समझे कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो नहीं देखा जा सकता। आप अगर इधर से इधर तक हवा जा रहा है तो कितना डिस्प्लेस करता हुआ जा रहा है, दैट इज वेरी टीडियस टू कैलकुलेट। आप नहीं उसको देख सकते। तो सर अगर नहीं देख सकते तो इसका मैथमेटिक्स पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, तो आंसर है बिल्कुल सही है, इसका मैथमेटिक्स पढ़ने से कोई फायदा नहीं है।
तो सर किस चीज़ का मैथमेटिक्स पढ़े? तो और कोई पैरामीटर पकड़िए जिसको आप आराम से देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट तो हम, जैसे स्ट्रिंग का केस में हुआ तो डिस्प्लेसमेंट इट इज मेजरेबल, आई कैन सी, बट इन द केस ऑफ साउंड आप डिस्प्लेसमेंट नहीं, आप ऑल्दो द इट कैन बी डिराइव्ड इन द टर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो, बट डिस्प्लेसमेंट को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, इट इज नॉट प्रैक्टिकल। तो क्या देखा जाए? इसीलिए जब साउंड वेव के केस में लोग प्रेशर वेव पढ़ते हैं। जब प्रेशर वेव, क्योंकि जब आप इधर से उधर तक जाता है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, तो देयर इज समवट इंक्रीज इन प्रेशर एंड समवट डिक्रीज इन प्रेशर, तो प्रेशर के टर्म्स में पढ़ते हैं। नाउ प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड, आप अगर ध्यान से समझोगे तो प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कई सारे डिवाइसेस है, तो ये प्रेशर आप प्रेशर का वेरिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम, और एक और चीज पढ़ा जाता है डेंसिटी वेरिएशन, बट डेंसिटी वेरिएशन इज ऑल्सो टीडियस टू कैलकुलेट। सो तीन पैरामीटर हो गए, एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, एक प्रेशर इक्वेशन और एक डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, ये तीनों हम देखेंगे, लेकिन इन तीनों में से सबसे महत्वपूर्ण कौन होगा? प्रेशर इक्वेशन। इसीलिए साउंड वेव में इट इज वेरी प्रीशियस टू स्टडी अबाउट प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन, ठीक है। सो नाउ सी, इफ वी अंडरस्टैंड, ओके, सो इफ वी अंडरस्टैंड द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो आपको ये पता है, आप अगर ध्यान से देखो, इफ इट इज एक्स एंड, और ये सपोज करो ये पार्टिकल है, ठीक है, और पार्टिकल अगर मान लो कि ये पार्टिकल अगर यहां पे डिस्प्लेस हो रहा है एट टाइम टी, ये यहां पे अगर इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एट एक्स एंड टी, ओके, तो ये और ये वेव इधर मूव कर रहा है, तो ये पहले कहां पे होगा? ये कहां से चला होगा? यहां से चला होगा, मींस x इज इक्वल टू 0, मतलब t माइनस एक्स अपॉन वी, वैसा ही जैसा पहले करते थे, ठीक है। तो यू विल गेट एन इक्वेशन s इज इक्वल टू एस नॉट, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ एम्पलीट्यूड होगा, एस नॉट साइन ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन वी, ओके, एंड यू विल गेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। और सपोज इफ यहां पे अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी, तो कहानी ऐसे होगा, अगर इसके पास कुछ अगर ये है मतलब फेस कांस्टेंट है, तो यहां भी ये फेस कांस्टेंट यहां हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मुझे यहां का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन पता है, तो कहीं भी किसी भी समय का डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम निकाल सकते हैं बाय पुटिंग t माइनस एक्स अपॉन वी एट द प्लेस ऑफ t। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं वेव के टर्म्स में। तो यहां पे भी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऐसे निकाला जा सकता है, ठीक है, +5। तो यहां से यहां तक में क्या नहीं बदला? तो फेस कांस्टेंट नहीं बदला और ओमेगा नहीं बदला, बदला क्या? समय। तो समय कैसे बदला? ये, ठीक है। तो हम लोग बेसिक इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन का यही लेके चलेंगे और आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, और कोशिश करेंगे कि ये डिस्प्लेसमेंट से हम लोग प्रेशर की तरफ बढ़े, क्योंकि प्रेशर इक्वेशन इज वेरी क्रूशियल इन दिस होल सिनेरियो। ओके, सो राइट इट डाउन इफ यू वांट टू राइट, ठीक है। तो चाहे तो आप ओमेगा टी माइनस के एक्स ले ले या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी ले ले, मुझे कोई आपत्ति नहीं, दोनों में सेम आएगा। और आपको पता है ओमेगा टी माइनस के एक्स कब आता है और के एक्स माइनस ओमेगा टी कब आता है, ये सब आप ट्रांसवर्स वेव में पढ़ चुके हो जब वेव का स्टार्टिंग हो रहा था। तो राइट इट डाउन। ओके, चलिए अब हम लोग आते हैं थोड़ा प्रेशर वेव की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बट प्रेशर की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे मैं बताऊं, अगर मान लो ये एक स्ट्रिंग है, मेटल स्ट्रिंग है जिसका यंग मॉडुलस y है, और यहाँ पे सपोज करिए एक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, तो ये लेंथ अगर इसका l है, अगर इसका लेंथ l है, तो कुछ देर के बाद इसका लेंथ बढ़ेगा, ठीक है, दैट बिकम l डैश, और यहाँ से यहाँ तक को बोलेंगे क्या? डेल्टा l। डेल्टा l इज नथिंग बट l डैश माइनस l, ओके। एंड you know very well that strain, longitudinal strain is nothing but delta l upon l, ये आप पढ़ चुके हो पहले भी। और जो स्ट्रेस इसमें आ रहा है that sigma is nothing but गामा टाइम स्ट्रेन, ओके। तो ये आप पहले ही बचपन में पढ़ चुके हो। और सिग्मा इज इक्वल टू, मैं पढ़ा चुका हूँ 11th में, ये डेल्टा l upon l, ओके, ऑफ दिस y is called young modulus of that material, or you can say modulus of elasticity. y is what? Modulus of elasticity, पढ़ चुके हो। मॉड्यूलस, सॉरी, इलास्टिसिटी,
ओके। और सेम सीन में अगर हम चेंज इन वॉल्यूम देखा जाए तो ये भी आपको पता है कि अगर इसको आइसोस्टैटिक प्रेशर मतलब चारों तरफ से बराबर प्रेशर P पड़ रहा है और इसका यू कैन से you'll have कि इसमें अगर प्रेशर P पड़ रहा है और सपोज कि इसको प्रेस करेंगे तो सपोज करिए वॉल्यूम VI अभी है और कंप्रेस करने के बाद इसका VI कुछ ना कुछ, क्योंकि अगर चारों तरफ से रिड्यूस करेंगे तो उसका वॉल्यूम कुछ ना कुछ जाएगा, तो सपोज का वॉल्यूम VF है तो इसका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा दैट इज डेल्टा V अपॉन V, डेल्टा V अपॉन V, एंड इट इज माइनस बिकॉज वॉल्यूम घट रहा है प्रेशर इंक्रीज करने पे, सो इट इज माइनस डेल्टा V अपॉन V, and if we calculate pressure then pressure is calculated by beta into volumetric strain from Hooke's law. These are coming from where? These are coming from Hooke's law. This is also from Hooke's law. Okay, just see this beta delta V मतलब minus delta V upon V. Why this is minus sign? Because volume, if you increase the pressure volume will getting decrease. तो अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो एक माइनस साइन यहाँ आएगा और ये माइनस उसको पॉजिटिव कर देगा, दैट इज वाई हियर इट इज माइनस साइन। ओके, एंड सिमिलरली यू नो फॉर द शियर केस ऑल्सो, बट ये मुझे इतना काम नहीं पड़ेगा यहाँ पे, बट फिर भी देख लीजिए। आपको पता है कि जब फोर्स आप ऐसे लगाएंगे ये कुछ ना कुछ ऐसे डिस्प्लेस हो जाएगा, एंड दिस इज फाई एंड दिस इज फाई, तो फाई इज कॉल्ड शियर स्ट्रेन। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेन। एंड इन दिस केस मटेरियल्स प्रॉपर्टी, सपोज करिए आपने जो स्ट्रेस लगाया वो टाउ है, सो टाउ इज इक्वल टू C इंटू फाइव, दिस C इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पढ़ा है आपने, रिजिडिटी। सपोज दिस इज dx एंड दिस इज dy, देन यू कैन से टाउ इज इक्वल नथिंग बट C इंटू dx अपॉन dy, ये आप पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। तो इस केसेस का यूज करने वाले हैं और बेसिकली हम लोग इस केस का यूज करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एयर को एयर के केस के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी जो भी कुछ करेंगे हम इसको ध्यान में रख के पढ़ेंगे, ठीक है। बीटा फॉर एयर कैन बी डिफाइंड इजिली, नो प्रॉब्लम, ठीक है। एंड व्हाट वी हैव टू बेसिकली फोकस ऑन डेल्टा V अपॉन V, तो ये कैसे निकालेंगे थोड़ा ध्यान से देखना होगा, बट आप इसको लिख लीजिए पहले। ये क्या है दोस्तों, ये है प्रेशर अप्लाइड, आपने कितना प्रेशर अप्लाई किया है, ठीक है। दिस इज ऑल प्रेशर अप्लाइड। पहले से तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है ही, बट उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, आपने कितना प्रेशर अप्लाई करा है वो ये फॉर्मूला बताएगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा यहाँ पे। इन तीनों को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ओके, सो सी, अब जो लिखेंगे वो बहुत ही बारीक चीज है, तो उसके हर एक पॉइंट्स को लिखेंगे आप, बिल्कुल भी स्किप ना करें एक भी पॉइंट को। सो चलिए देखते हैं नाउ। प्रेशर वेव इक्वेशन, हम को यहां तक पहुंचना है, ठीक है। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है, एस नॉट साइन ओमेगा टी, अब चाहे के एक्स माइनस ओमेगा टी भी कर सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, प्लस 5, ये हमको पता है, ठीक है। चलिए इसको एनालिसिस करते हैं। सपोज वी हैव एयर कॉलम लाइक दिस, ठीक है, और देयर इज टू पोजिशन, एक x प्लस dx, और इसका जो एरिया है इस कॉलम का सपोज करिए a है। ध्यान से देखिए, ये x और dx, x प्लस dx क्या है, ये दो पार्टिकल का मीन पोजीशन है। मतलब अगर कोई वेव नहीं चल रहा है तो ये जो पार्टिकल होंगे यहाँ के और यहाँ के अपने मीन पोजीशन पे ही होंगे। सो दिस x और दिस x प्लस dx इज एट मीन, दीज आर द मीन पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स, दो पार्टिकल्स का पोजीशन है ये। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो। मीन पोजीशन ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है। तो किसी ना किसी समय पे
ये पार्टिकल मान लीजिए कि यहाँ पे है, मतलब समझ लीजिए S पे है, और ये पार्टिकल मान लीजिए S पे है, S प्लस ds पे है। ऐसा ऐसा माना जा सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। S प्लस ds, इसका डिस्प्लेसमेंट S है और इसका कुछ और होगा। जैसे आप स्ट्रिंग के केस में देखते थे ना, स्ट्रिंग के केस में देखते थे कि ये पार्टिकल अगर इतना उठा हुआ है तो ये पार्टिकल कुछ और उठा हुआ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये S पे है तो ये S प्लस ds पे है। ठीक है, एनालिसिस ही तो करना है। ये मीन पोजीशन से S दूरी पे है, S डिस्प्लेसमेंट है, और ये मीन पोजीशन से S प्लस ds दूरी पे है। ठीक है दोस्तों, ओके। नाउ यहां से यहां तक का वॉल्यूम क्या है? दिस इज Vi, V इनिशियल, और ये यहां से यहां तक का वॉल्यूम क्या है? अभी वॉल्यूम ये इतना था, अब ये बढ़ के इतना हो गया। सो दिस इज Vf। ओके, सो व्हाट इज Vi? Vi is a into delta a into suppose take dx, this area into length होगा ना वॉल्यूम, so this length is what? अच्छा, ये लेंथ कितना है? अगर ये x है, ये x प्लस dx है, तो ये लेंथ कितना होगा? तो dx होगा ना। आप चाहे तो सपोज इफ x इज इक्वल टू 0 हेयर, देन दिस इज x प्लस dx, तो इसमें से अगर इसको घटा दे तो ये dx ही बचेगा ना। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कर सकते हैं a इंटू डी एक्स। नाउ व्हाट इज Vf? सो Vf वुड बी दिस मच। ये कितना हो गया? और ये दूरी कितना है? अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये दूरी कितना है? दिस इज ds, और ये हो गया a इंटू ds। ठीक है, आई बात समझ में? ओके, सो इफ ओके, चलो अगर आप लिखना भी चाहते हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगर Vf लिखना चाहते हो तो Vf ऐसे भी लिखा जा सकता है। मैं बताऊं, व्हाट इज दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस कितना है? तो ये डिस्टेंस है dx माइनस एस, dx माइनस एस, दिस इज व्हाट? dx माइनस एस। इतनी दूरी तो यही है, और ये दूरी कितना है? ये दूरी कितना है? अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दूरी है आपको, मैं बताऊं, ये दूरी है प्लस x प्लस dx, x प्लस dx प्लस s प्लस ds, आप देखते रहिएगा वहां पे, माइनस x प्लस dx, दिस दूरी। सो आप देखेंगे तो यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा s प्लस ds, और यहां पे देखेंगे Vf इज इक्वल टू नथिंग बट dx माइनस s प्लस ds। यहां से ये खत्म हो जाएगा। सो दिस इज Vf इज बेसिकली नथिंग बट dx प्लस ds, और इसमें आप a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एरिया से तो मल्टीप्लाई करना होगा ना। ओके, सो दिस इज बेसिकली द फाइनल वॉल्यूम dx प्लस ds। ओके, चलिए बहुत अच्छा, अब यहां पे करते हैं। व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा v इज नथिंग बट Vf माइनस Vi। सो इफ यू सी Vf, तो a इंटू dx प्लस ds माइनस a इंटू dx। ओके, सो व्हाट यू विल गेट डेल्टा v? सो यू विल गेट डेल्टा v इज इक्वल टू a dx प्लस a ds माइनस a dx। सो ये से यहां से ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, सो यू विल गेट डेल्टा v इज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा v इज a dx, सॉरी a ds। ओके, एक बार फिर से देख लेते हैं, vi कितना है? तो इनिशियली तो वॉल्यूम इतने दूर का कितना है? दिस वन। इस पूरे चैम्बर में जो इतने दूरी में जो एयर मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम कितना है? तो दिस a इंटू दिस डिस्टेंस dx, ये तो dx ही होगा। अब मुझे अब फाइनल वॉल्यूम क्या है? दिस मच। ठीक है, तो ये वॉल्यूम कितना है? तो ये वॉल्यूम में इतना, अब प्लस इतना, तो इतना वॉल्यूम कितना होगा? तो x प्लस dx में से अगर हम ये पोर्शन घटा दें तो क्या आपको ये निकल जाएगा, उसमें ये जोड़ देते हैं। तो वैसे ही मैंने किया है a इंटू dx। अच्छा, आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पोर्शन तो dx था, तो dx में से अगर ये घटा दे तो ये निकल जाएगा। तो dx में से मैंने पहले s घटाया, और फिर इस दूरी पे हम आए कि बेसिकली कितना है वो।
तो हम गए, हमने क्या किया, x प्लस डी एक्स इतनी दूरी लिए, इतनी दूरी में ये जोड़ दिए s प्लस डी एस, और फिर वापस क्या किए, इतना दूरी घटा दिए। इतना दूरी कितना था, x प्लस डी एक्स। आप लॉजिकली देख सकते हो ये कट जाएगा और बचेगा फिर ये कहानी, काट पीट के आपको इतना बचेगा। दिस इज द सीन। नाउ आप खुद से भी एक बार करके देखिए, आपको समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाउ ई वी, इफ आई एम कैलकुलेटिंग डेल्टा वी अपॉन वी, दैट इज माइनस, इट वुड बी माइनस ए डी एस अपॉन ए डी एक्स, दैट इज वी आई। ठीक है, सो आप देखोगे ए से कट जाएगा, इट इज नथिंग बट माइनस डी एस अपॉन डी एक्स। लिख लीजिए इसको, राइट इट डाउन। थोड़ा यहां बस समझना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ओके ओके डियर स्टूडेंट, अगर हम ये लिखना चाहते हैं डेल्टा पी, मतलब जो प्रेशर अप्लाई करा है, तो प्रेशर क्योंकि आपने देखा होगा पी अप्लाइड है, तो मैं इसे डेल्टा पी इसलिए लिख रहा हूं कि यहां पे तो नेचुरल प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। समझते चलिएगा बात को, क्योंकि बार बार यहां बदलेगा कुछ कुछ टर्म्स, ठीक है ना। पी नॉट मान लीजिए, या फिर इसको लिख लीजिए पी एटीएम। पहले से प्रेशर कितना है, पी एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसमें इस वेव की वजह से कुछ प्रेशर बढ़ा और कहीं कहीं प्रेशर घट गया, ठीक है। सो बेसिकली दिस डेल्टा पी जो एक्स्ट्रा प्रेशर है, दैट इज माइनस बीटा इंटू डेल्टा वी अपॉन वी। ये हम लोग पढ़े हैं अभी। तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, डेल्टा पी हो जाएगा बीटा और इंटू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी का टर्म्स क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस डी एस अपॉन डी एक्स। ठीक है, अच्छा। Now we had seen that S has got this relation, and here we have two variables t and x. So what should we do in this integration form? We have to take the partial derivative form, because here it is two variable, but we want only the differential with respect to x. Okay, now what is del s upon del x? You can just see, this is s naught cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 और इंटू माइनस के। आप देख लीजिए, डिफरेंशिएशन करना है, नथिंग एल्स। सो यू कैन से डी एस अपॉन डी एक्स जो होगा वो होगा माइनस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ओके, सो दिस इज द रिलेशन। Now put this equation, suppose if this is first equation, this is second equation. Now put this second equation in first equation, you will get put equation 2 equation 1. So you will get डेल्टा P इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा डेवर एक्स अपॉन डेवर एस अपॉन डेवर एक्स का वैल्यू डालें, दैट इज के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ओके, सो डेल्टा P इज व्हाट बेसिकली, एंड हियर इट इज ऑल्सो 1 माइनस, तो माइनस माइनस गेटिंग कैंसल्ड एंड इट विल बी बिकम प्लस, सो इट इज बीटा के एस नॉट S naught cos omega t plus kx, sorry, minus kx plus 5. Okay, so this is basically the pressure equation. Okay, and you can also write delta P is equal to delta P naught. इसको हम यूज करेंगे मैक्सिमम प्रेशर के लिए, मतलब ये इसको बोलेंगे प्रेशर एम्पलीट्यूड। ओके, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, सो दिस इज द प्रेशर इक्वेशन बेसिकली, वेयर दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्रेशर एम्पलीट्यूड। और अच्छा, ये प्रेशर एम्पलीट्यूड है कि इंक्रीज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड है, तो आंसर है इंक्रीज इन प्रेशर का एम्पलीट्यूड है। एम्पलीट्यूड ऑफ इंक्रीज इन प्रेशर, इंक्रीज इन प्रेशर।
ठीक है, आई बात समझ में? सो ये डेल्टा पी जो है बेसिकली इंक्रीज इन प्रेशर है, ठीक है। तो लिख लीजिए सारी बातें, वही है आपका प्रेशर रिलेशन, प्रेशर वेव इक्वेशन इसी को बोलते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। कई बच्चों को मिसकंसेप्शन रहता है कि डेल्टा पी क्या है नहीं है, मैं सब सिखाता हूँ, आपको आप समझ जाएंगे। पहले इसको लिख लीजिए इसको। Okay, now come on student. So we have one relation of delta p, it is delta p naught sin omega t, sorry sin not sin cos omega t minus kx plus phi, ठीक है, ये रिलेशन है। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम देखें कि अगर मान लो इस कॉलम की बात करें, इस कॉलम में मैक्सिमम प्रेशर कितना हो सकता है, तो मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है, अगर हम मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें, मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर की बात करें, तो उसके बाद हो सकता है PATM प्लस डेल्टा पी नॉट, हमने ये निकाला है, ठीक है। और P मिनिमम कितना हो सकता है, तो PATM माइनस डेल्टा पी नॉट, ये मैक्सिमम प्रेशर है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम प्रेशर, दिस इज एब्सोल्यूट मिनिमम प्रेशर, ठीक है। Because you can see here is a cost function, cost may be plus or minus also, ठीक है। तो ये cost का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, +1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो +1 के केस में डेल्टा पी नॉट प्लस आएगा, डेल्टा पी प्लस आएगा, और माइनस के केस में माइनस आएगा। तो यू कैन सी द मैक्सिमम प्रेशर इसमें जो एयर होंगे उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट प्रेशर जाएगा इतना, और मिनिमम एब्सोल्यूट प्रेशर जाएगा इतना। मतलब हम अगर बोल रहे हैं तो यहां से वहां तक साउंड जाने में कहीं ना कहीं किसी न किसी एयर का मैक्सिमम प्रेशर P प्लस डेल्टा पी नॉट हुआ है, और मिनिमम प्रेशर P माइनस डेल्टा पी नॉट हुआ है, बस इतना समझना है आपको। ओके, राइट इट डाउन। तो आप बस इतना समझना है कि जब आप प्रेशर इक्वेशन लिखते हो तो यू आर जस्ट सेइंग अबाउट द इंक्रीज इन प्रेशर। आप जो ये कर रहे हो ये क्या है, इंक्रीज इन प्रेशर है या फिर एब्सोल्यूट प्रेशर है? तो आंसर इंक्रीज इन प्रेशर है। यू आर जस्ट सेइंग अबाउट द इंक्रीज इन प्रेशर, उसका वेरिएशन कैसा है। फिर से मेरी बात सुने, ये बहुत ही डेलिकेट चीज है। एब्सोल्यूट प्रेशर का वेरिएशन आपको नहीं चाहिए, आपको किसका वेरिएशन चाहिए, इंक्रीज इन प्रेशर का। मतलब जो एक्स्ट्रा प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बाद, उसका वेरिएशन कैसा है वो आपको देखना है। दैट इज कॉल्ड द प्रेशर इक्वेशन, ठीक है। तो प्रेशर इक्वेशन में एब्सोल्यूट प्रेशर की बात नहीं करते हैं, ठीक है ना, वेरिएशन इन एक्स्ट्रा प्रेशर की बात करते हैं। एक्स्ट्रा प्रेशर जो वो कैसे वेरी कर रहा है। इज दिस ओके? सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, अच्छा। लेकिन ना हम कभी कभी इसको अब आने वाले समय, क्योंकि आपको समझ में आया कि ये प्रेशर वेरिएशन का टर्म है, तो हम अगर कहीं भी ये लिखते हैं P नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाई, तो आप समझना यही, क्योंकि हम अब यही लिखेंगे, अब हम ये नहीं लिखेंगे, ये तो मुझे समझाना था। तो कभी भी हम ये जब लिखे तो आप ये समझना कि ये P कौन है, एब्सोल्यूट नहीं है, ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर है। जो एक्स्ट्रा प्रेशर आया है हमारे बोलने की वजह से, उसका वेरिएशन ये है, ये एब्सोल्यूट प्रेशर का वेरिएशन नहीं है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिएगा, ओके। खैर, इसके बारे में और PhD करते हैं, पहले इसको लिख लीजिए। ओके, सो नाउ चलिए, तो अब हम यही लिखेंगे आने वाले समय में। अब हम डेंसिटी इक्वेशन थोड़ा देखते हैं। डेंसिटी, इसमें वेरिएशन ही देखते हैं, डेंसिटी वेरिएशन इक्वेशन, वेरिएशन इक्वेशन, सारे इक्वेशंस को हम एक जगह लिख देंगे।
डेंसिटी वेरिएशन इक्वेशन। इसमें डेंसिटी अगर देखा जाए तो क्या होता है, m अपॉन वी। डेंसिटी क्या होता है, m अपॉन वी। अगर दोनों साइड आप डिफरेंशिएट करोगे, इफ यू टेक द डिफरेंशियल ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इट वुड बी डेल्टा m अपॉन m एंड प्लस डेल्टा। नाउ सी द प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन, रो इज इक्वल टू m अपॉन वी एंड जैसे कि आप पहले फाइंड करते थे रिलेटिव एरर, तो इसमें रिलेटिव एरर का टर्म्स लेके आइए, ठीक है ना। रिलेटिव एरर के तरीके से इसको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं डी रो अपॉन रो इज इक्वल टू डी एम अपॉन एम प्लस डी वी अपॉन वी, और दिस इज जीरो, क्योंकि मास थोड़ी ना बदलेगा। जैसे आप अगर ऐसा समझे, इसी केस में अगर देखा जाए, ये x पे है, ये x प्लस डी एक्स पे है, ये s पे गया, और ये ds s प्लस ds पे गया। तो इसी केस में अगर देखा जाए तो अगर हमको मास लेना पड़ेगा तो इतने दूर का मास लेंगे, तो ये चाहे यहाँ पे है चाहे वो फैल गया, मास थोड़ी ना बदलेगा। ऐसा है या फिर ऐसा हो गया, मास तो उतना ही है, एयर मॉलिक्यूल्स तो उसमें उतने ही होंगे। तो एयर मॉलिक्यूल जब चेंज नहीं होगा तो दिस टर्म माइट बी जीरो, मस्ट बी जीरो। ओके, सो यू आर नाउ गेटिंग डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू डी वी अपॉन वी, डी वी अपॉन वी। अच्छा चलिए इसको देख लेते हैं। नाउ डी वी अपॉन वी आपको पता है क्या निकाला आपने, अभी भी निकाला है कि डेल्टा वी अपॉन वी क्या आया है आपको, डेल्टा वी अपॉन वी आया है आपको डी एस अपॉन डी एक्स माइनस, ठीक है, क्या आया है, डी एस अपॉन डी एक्स माइनस, ठीक है। नाउ दिस डी एस अपॉन डी एक्स इज व्हाट, डी वी अपॉन वी, यही आया ना आपको अभी अभी तो आया। ओके, फिर आपने डी एस अपॉन डी एक्स का वैल्यू रखा तो डेल्टा वी कितना आ गया, माइनस से के एक्स सॉरी के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस, यही तो आया था, ये आया था ना, चेक कर लीजिए आप, ठीक है। और मुझे पुट करना है माइनस के साथ में, मीन्स दिस इज इक्वल टू माइनस डी एस अपॉन डी एक्स। तो माइनस के साथ पुट करेंगे तो वो अगेन माइनस बन जाएगा। तो डी रो अपॉन रो इज नथिंग बट प्लस के एस नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। और ये रो क्या है, ये इनिशियल है, मतलब जब कुछ भी साउंड नहीं चल रहा था तो इस एयर का कुछ ना कुछ अपना डेंसिटी हुआ कि नहीं, दैट इज कॉल्ड रो ऑफ एयर। जैसे हम कुछ नहीं बोल रहे हैं मान लीजिए, तो एयर का कुछ ना कुछ डेंसिटी है कि नहीं है, तो टेक इट टू बी रो ए। सो इफ यू टेक इट टू बी रो ए, देन डेल्टा रो इट बिकम्स के एस नॉट रो ए कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ओके, टेक दिस टर्म टू बी डेल्टा रो नॉट, मतलब दिस इज द वेरिएशन का मैक्सिमम। जैसे वहां प्रेशर का मैक्सिमम था वैसे ही यहां डेंसिटी का मैक्सिमम है, माइनस के एक्स प्लस 5। नोट इट डाउन। ओके, सो वी वुड हैव, और डी ले लो या डेल्टा ले लो कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा रो इज इक्वल टू डेल्टा रो नॉट, ठीक है, इंटू कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। लिख लीजिए इसको। इज दिस ओके? सो कहने का मतलब ये है, ऐसा समझे कि यहां पे जो एयर का डेंसिटी है रो ए, ठीक है, तो ये डेंसिटी तो कुछ नहीं है तो भी है, ठीक है। तो आपको किसका वेरिएशन पढ़ना है, तो जो एक्स्ट्रा डेंसिटी आया है, जो बढ़ेगा या घटेगा, उसका वेरिएशन आपको देखना है। सो दिस इज द एक्स्ट्रा डेंसिटी विच हैज केम इनटू पिक्चर बिकॉज ऑफ साउंड वेव, इट इज द वेरिएशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा डेंसिटी। तो अगर मैक्सिमम डेंसिटी की बात करें किसी एयर पार्टिकल का, तो रो ए प्लस डेल्टा रो नॉट, और या डेल्टा या फिर ये ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मिनिमम होगा तो रो ए माइनस डेल्टा रो नॉट, नथिंग एल्स। तो आपको बस वेरिएशन का पढ़ना है, ये तो होगा ही वहां पे, ऐसा थोड़ी ना कि हम बोलेंगे तो एयर का डेंसिटी खत्म हो जाएगा। एयर का डेंसिटी रहेगा, उसमें वेरिएशंस आएंगे, वो वेरिएशन है ये, और वेरिएशन आएगा इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। Is this okay? So this is called density variation equation.
दिस इज कॉल्ड प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, तो अब तीनों में कुछ कुछ बातें इंटरलिंक करना है, पहले इसको देख लीजिए। आपको याद होना चाहिए कि हम एब्सोल्यूट डेंसिटी की बात नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा डेंसिटी की वेरिएशन की बात करते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर की बात नहीं करते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएशन इन प्रेशर की बात करते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सारी बातें हो गई। तो बेसिकली आपके पास तीन इक्वेशन है। अब जरा ध्यान से देखिए, जब आप बोलेंगे और ये जब मॉलिक्यूल यहां से यहां तक गया दबा, तो क्या हुआ? कंप्रेशन। कंप्रेशन में प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, और नो डाउट बढ़ेगा वो। अरे आप बोलोगे तो ये दबाएगा ना, मॉलिक्यूल्स पास में आएंगे ना, तो प्रेशर तो बढ़ेगा ना, और प्रेशर के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ेगा क्या? आंसर है हाँ, बिल्कुल डेंसिटी बढ़ेगा। अगर आप बोलोगे तो एयर पार्टिकल्स एकदम पास में आ गए तो डेंसिटी तो बढ़ गया ना, और रेयर फ्रैक्शन में क्या हुआ? प्रेशर रिड्यूस हो गया, घट गया कितना? माइनस डेल्टा पी टाइम्स। तो प्रेशर घटा तो क्या डेंसिटी भी घट गया? आंसर है हाँ, डेंसिटी भी घट गया। यानी कि प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ा, और प्रेशर घटा तो डेंसिटी भी घटा। आंसर है हाँ सर, बात तो सही है। तो देखो दोनों का इक्वेशन भी सेम है, दोनों में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, ये भी कॉस है ये भी कॉस है। बट इन दोनों में है, ये साइन है और ये कॉस है, इन दोनों में कितने का फेज डिफरेंस है? π/2। अगर आप ध्यान से देखो तो मैं बताऊं, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इस इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा P नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाइव प्लस π/2। यानी कि इसमें और इसमें π/2 के फेज डिफरेंस है, और सेम एज दिस वन ऑल्सो, डेल्टा रो इक्वल डेल्टा रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस KX प्लस फाइव प्लस π/2। यानी कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में और प्रेशर इक्वेशन में π/2 का फेज डिफरेंस है, सेम डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन में और प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन में π/2 का फेज डिफरेंस है। तो राइट अ नोट ऑफ इट बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, फेज डिफरेंस बिटवीन प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन, प्रेशर वेरिएशन वेव इक्वेशन and displacement equation is π/2 and phase difference between density variation equation, density variation wave equation and displacement equation is π/2। दोनों में π/2 का फेज डिफरेंस है। π/2 का फेज डिफरेंस मतलब क्या? सपोज करिए कि sin π/2 क्या होता है? 1, और cos π/2 क्या होता है? 0। इसका मतलब जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये मैक्सिमम होगा, ये दोनों, या जहां पे ये मैक्सिमम होगा वहां पे ये दोनों मिनिमम होंगे, मतलब 0। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जहां पे S मैक्सिमम होगा वहां पे डेल्टा P 0 होगा, और जहां पे डेल्टा P मैक्सिमम होगा वहां पे S 0 होगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। ओके, चलिए हम ना कुछ ग्राफ ड्रॉ करते हैं और देखिएगा कि दोनों, देखिए सबसे पहले है तो तीनों, बट मेरे लिए मुख्य रूप से ये जरूरी है डेल्टा P। हम लोग आगे का स्टडी डेल्टा प्रेशर वेरिएशन इक्वेशन से ही करेंगे, बट तीनों में कंपैरिजन बहुत बार मैंने देखा है कि पूछा गया है। ठीक है ना, तो इसमें हम लोग को अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा इसका। ठीक है ना, और पढ़ाई कर ही लिए, थोड़ा सा और देख लीजिए। अगर हम इसका ग्राफ देखेंगे दोनों का तो भी हमको समझ में आएगा। अब देखिए प्रेशर और डेंसिटी के अलग अलग ग्राफ नहीं बनाएंगे क्योंकि दोनों का सेम इक्वेशन है, तो सेम टाइप का ग्राफ आएगा। ठीक है, तो देखिए मैं बताता हूँ। सपोज
मेरे पास ऐसा रिलेशन है, सपोज ये रिलेशन है, ठीक है, इसका ग्राफ कैसा आएगा? एक्चुअली ये साइन और कॉस ग्राफ है, तो s और x का ग्राफ कैसा आएगा? लाइक दिस, ऐसा, ठीक है। और अगर सेम अगर हम ग्राफ डेल्टा p या डेल्टा रो का बनाएंगे तो कैसा आएगा? यहां पे ये मैक्सिमम होगा, ओके, यहां 0 है ना, ओके, तो यहां पे इट विल हैव मैक्सिमम वैल्यू, like this, you can see, ठीक है। so this is the maximum amplitude, this is delta p नॉट या डेल्टा रो नॉट, ठीक है, दिस इज s नॉट। तो अब देखिए जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे ये 0 है, और जहां पे ये 0 है वहां पे ये मैक्सिमम है, उल्टा सीधा कहीं भी रहे मैक्सिमम है, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी। Okay, so yeah, so this is basically the variation, ठीक है, it is correct ना, yeah, okay, it is correct, ठीक है। तो आप देखिए ना, जहां पे मिनिमम 0 है यहाँ पे ये मैक्सिमम है, और जहां पे ये मैक्सिमम है वहां पे ये 0 है, ठीक है। तो यही है π/2 फेज डिफरेंस का मतलब। तो आपको जब पूछेगा कि कहीं पे, जैसे मान लीजिए कहीं पे पूछेगा कि प्रेशर मैक्सिमम है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट क्या है? 0, कहीं पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, तो प्रेशर क्या है? 0, ठीक है। तो ये याद रखने का वाला बात है, आप इसको याद रखें। चलिए, बहुत अच्छा बात। अच्छा, प्रेशर वेव इक्वेशन में जहां पे प्रेशर बढ़ा है वो क्या है? कंप्रेशन, और जो नीचे गया है वो क्या है? रेयर फ्रैक्शन। ये तो दिख जाता है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन। जैसे पहले क्रस्ट ट्रफ होता था, यहाँ कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन है। बट यहाँ देखिए इन दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आया है? 0। क्या आया है? 0। क्या आया है? 0। डिस्प्लेसमेंट इज 0। यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, पहले आप इसको लिख लीजिए। I had drawn somewhat opposite figure or what? No, it is okay. Okay, okay. So आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। चलिए, ये वेव इस तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं मैं बताता हूं, समझे। सपोज करिए इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ये आपको s और x का ग्राफ दिया हुआ है, ये और ये पूछा गया, बताओ कौन कंप्रेशन है कौन रेयर फ्रैक्शन है। आप कैसे बताओगे? कौन कंप्रेशन है कौन रेयर फ्रैक्शन है, कैसे बताओगे? और ये वेव इस तरफ मूव कर रहा है, बताना बड़ा मुश्किल है। अभी तो आप देख लिए तो चलो ठीक है, बट ये बताना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मल डेज में अगर ये सवाल पूछा जाए तो दिस सवाल इज वेरी वेरी क्रूशियल, ठीक है। बट ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है, मेरी बात ध्यान से सुने। इसका डिस्प्लेसमेंट हमने शो इधर किया है, बट है किधर? इस तरफ। ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, याद रखे बस। जरा ध्यान से सोचे, ये पार्टिकल, इसके इधर वाला पार्टिकल किधर जा रहा है? अगर ये वेव इधर बढ़ेगा तो ये पार्टिकल अब ऊपर उठने वाला है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव, दिस डायरेक्शन। और ये पार्टिकल अब कहां आ रहे हैं? ऊपर की तरफ, ठीक है। हाँ, ये ऐसे बढ़ रहा है ना,
हाँ, दिस पार्टिकल इज कमिंग अपवर्ड। ओके, ओके माय डियर स्टूडेंट, हम लोग ये डिराइव कर चुके हैं s इज इक्वल टू एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, उसके करस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर वेव इक्वेशन है दैट इज दिस वन, डेंसिटी वेरिएशन दिस वन, और डेल्टा वी अपॉन वी जो मैंने निकाला वो ये था इस केस के लिए। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए इसमें तो हम लोग ये भी बात कर चुके हैं कि ये इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन से पाई बाई 2 फेज डिफरेंस में है। व्हाट डज इट मीन कि इसको हम 1 मिनट, ओके, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन से पाई बाई 2 फेज डिफरेंस पे है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2। ओके, और ये डेंसिटी इक्वेशन जो है दैट इज रो नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई 2, दैट वी कैन राइट। ओके, इसका यही मतलब है। तो इसका क्या मतलब है, इसका क्या लेना देना है? इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन है इससे पाई बाई 2 फेज डिफरेंस पे है। मतलब अगर हम देखा जाए कि साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, तो जहां पे साइन 0 होगा वहां पे कॉस मैक्सिमम होगा, और जहां पे साइन मैक्सिमम होगा, जैसे साइन 91 होता है बट कॉस 90 क्या होता है 0, तो जहां पे साइन मैक्सिमम है वहां कॉस 0 है, और जहां पे साइन 0 है वहां कॉस मैक्सिमम है। यही मतलब यहां पे है कि जहां पे ये 0 होगा वहां पे ये मैक्सिमम होगा, जहां पे ये मैक्सिमम होगा वहां पे ये 0 होगा, और सेम इसके साथ भी होगा बिकॉज इन दोनों का इक्वेशन सेम है। ओके, अगर दोनों का ग्राफ अगर देखा जाए इसका ग्राफ कैसा आएगा? इसका ग्राफ आएगा एक्स वाई, सपोज आई एम जस्ट टेकिंग दिस लाइक दिस, ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंगली ये किसका ग्राफ है? एस का ग्राफ है, एस और एक्स का ग्राफ है। अगर हम करस्पॉन्डिंगली अगर इसका देखेंगे ग्राफ प्रेशर का या डेंसिटी का, तो कैसा आएगा? जहां पे ये 0 है, कॉस ग्राफ कैसा होता है? जहां पे ये 0 है वहां ये मैक्सिमम होगा। सपोज ये 0 है तो इफ यू पुट 0 है, सपोज ओमेगा टी माइनस के 0 है, इफ यू पुट 0 हेयर इट वुड बी पाई बाई 2, देन साइन पाई बाई 2 इज मैक्सिमम, तो वो ऐसा पूछाएगा, ऐसा। ठीक है, यू कैन सी यहाँ पे जो 0 है और यहाँ पे ये क्या है? मैक्सिमम। यू कैन सी हियर ये मैक्सिमम है, ठीक है, और यहाँ पे ये 0 है, यू कैन सी हियर इट इज मैक्सिमम। ओके, अच्छा आप कंप्रेशन रियल फ्रैक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हैं? इसको देख के या इसको देख के? तो आंसर इसको देख के। जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा, कहने का मतलब जो ऊपर वाला है यानी कि ये वाला, ये है कंप्रेशन, और ये क्या है? रेयर फ्रैक्शन। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, रेयर फ्रैक्शन। ठीक, मेरा कहने का मतलब है कि अगर प्रेशर वेव इक्वेशन का अगर ग्राफ दिया है, ये पी का और रो का, जनरली आपको पी का इक्वेशन दिया रहेगा, ऐसे सपोज करो, ऐसे सपोज लाइक दिस इट इज गिवन ऐसा, ठीक। तो दीज आर व्हाट? दीज आर प्रेशर, दीज आर कंप्रेशन। पहले होता था ना उसमें क्रस्ट ट्रफ ट्रांसवर्स वेव में, यहां चलेगा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन, तो नीचे वाला रेयर फ्रैक्शन और ऊपर वाला कंप्रेशन। ये देख के आपको नहीं पता चलेगा। यहां देखिए, यहां कंप्रेशन है, यहां सॉरी रेयर फ्रैक्शन है, बट यहां पे ये 0 है, यू कैन सी हियर, ठीक है। अच्छा जरा ध्यान से सुने, यहां देखिए, यहां रेयर फ्रैक्शन में आप देखिए, रेयर फ्रैक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है? नेगेटिव, मैक्सिमम, मतलब माइनस पी नॉट नीचे में, और कंप्रेशन में कितना है? प्लस पी नॉट। दिस इज पी नॉट, यू कैन सी दिस इज पी नॉट, दिस इज पी नॉट, दिस इज व्हाट? माइनस पी नॉट। मेरा कहने का मतलब है कि कंप्रेशन में व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? प्लस पी नॉट, रेयर फ्रैक्शन में माइनस पी नॉट। बट अगर यहां देखिए तो यहां पे ये 0 है और यहां पे ये 0 है, ठीक है। तो इसको कैसे पहचाना जाए कौन कंप्रेशन है कौन रेयर फ्रैक्शन है? पहली बात तो ये। अब मेरी बात ध्यान से सुने, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है बेसिकली, ठीक है ना, और इसको बोलेंगे एक वेवलेंथ, इसको बोलेंगे एक वेवलेंथ। अच्छा ये वाला जो है अब ये शुरू होगा, आगे जाएगा तो शुरू होगा,
मेरी बात ध्यान सुने, मैं इसे और अच्छे से बता सकते हैं इसको। देखिए मैं बताऊं, सपोज कर ली दिस एंड दिस एस। सो ये यहां से लेकर यहां तक क्या हुआ, एक वेवलेंथ। तो एक वेवलेंथ में क्या हुआ, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन। फिर उसके बाद दूसरे वेव में, ये दूसरे वेव का पार्ट है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन ये दूसरे वेव का पार्ट है। कोई भी आपसे पूछे कि एक वेवलेंथ में कितना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, तो एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन। ये वाला जो है ये उस वाले वेव का है। मैं बताऊं, ये देखें, ये जो वेवलेंथ ये बना रहा है ये इसका है, मतलब ये और ये इस वाले वेवलेंथ का है। फिर ये वाला जो होगा वो दूसरे वेवलेंथ का होगा। एक वेवलेंथ में यही 2 पॉइंट आए हैं। आई बात समझ में? उसी तरीके से अगर हम प्रेशर और इसमें देखें, प्रेशर और इसमें देखें तो मान लीजिए कि ऐसा ग्राफ है, तो एक प्रेशर एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन। यू कैन सी हियर इट इज कंप्रेशन एंड हियर इट इज रेयरफैक्शन। अब देखिए ये एक वेवलेंथ में, तो एक वेवलेंथ में कभी कोई पूछे कि क्या क्या आता है, कितने कंप्रेशन कितने रेयरफैक्शन, तो एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन, ये आपके जुबान पे होना चाहिए, ठीक है? तो ये आपको बना होना चाहिए। You can note it down if you want to note. And this is what S0। अच्छा, जब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है S0, तो क्या है, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये जीरो होगा। तो इसके जीरो होने का मतलब क्या है कि उस जगह पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उसमें कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं है। तो जहां पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वहां पे प्रेशर कितना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये सब आपको इक्वेशन से ही दिखाई देता है, ठीक है? जहां पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा वहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक होगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा प्रेशर जुड़ने या घटने वाला नहीं है। ये आपको यहां से दिख रहा है। असली सिचुएशन आपको यही दिखाता है। आप यहां देखिए, यहां पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज नथिंग, नो एनी कंप्रेशन रेयरफैक्शन। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि ये कंप्रेशन ये रेयरफैक्शन है। नहीं, वो गलत है। वहां पे वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है, यहां पे वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में है। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। तो असली सिनेरियो आपको प्रेशर या डेंसिटी इक्वेशन ही दिखाएगा, और उसमें से भी हम लोग प्रेशर इक्वेशन ज्यादा पढ़ते हैं। ओके, चलिए कुछ चीजें और देखते हैं और हम आपको ऑब्जर्व करवाते हैं, देखते हैं कि आपका दिमाग कितना काम करता है। चलिए, तो ये सारी छोटी छोटी बातें थी, बेसिक बातें थी जो आपको ध्यान रखने योग्य है। चलिए एक छोटा सा चीज़ देखिए, ये x और ये s, मान लीजिए कि ये वेव फॉर्म ऐसा है, ठीक है? अगर इसी को हम x और p यहाँ दिखाएं तो ये 0 पे, तो ये आएगा, मैं एक मिनट, मुझे थोड़ा इसको और ऊपर कर ले, ऐसा समझ लीजिए x, ठीक है? ये 0 है तो यहाँ मैक्सिमम, ये ऐसा चलेगा, यू कैन सी, ठीक है? ऐसा चलेगा ये। आई बात समझ में? जहाँ पे ये 0 है ये मैक्सिमम है, यहाँ पे जहाँ मैक्सिमम है वहाँ ये 0 है, ठीक है? कुछ बातें आपको सिखानी है मुझे। एक बात बताइए, ये ओमेगा टी माइनस के एक्स किस इक्वेशन से आता है? एसएचएम की इक्वेशन से आता है या फिर वेव फॉर्म के इक्वेशन से आता है? तो आंसर है एसएचएम के इक्वेशन से आता है। ये हम पहले वेव में पढ़ चुके हैं ये चीज़, ठीक है? कि ये आता है एसएचएम इक्वेशन से, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ओमेगा इंटू टी माइनस एक्स अपॉन बी जब रखते हैं तब जाके ये आता है, और वो कंडीशन है एसएचएम का। क्या हम लोग वेव फॉर्म के इक्वेशन से भी सर इसको डिराइव कर सकते हैं? क्या आंसर डिराइव कर सकते हैं? तो क्या कुछ अंतर आएगा क्या? देखते हैं क्या अंतर आता है, उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि कई बार बच्चों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि सर ओमेगा टी माइनस के एक्स ले या के एक्स माइनस ओमेगा टी ले। मेरा आंसर है दोनों ले।
मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। जहाँ पे ये मैक्सिमम है वहीं पे ये मैक्सिमम आएगा, थोड़ा चेंज आएगा, मैं बताता हूँ क्या। सपोज इफ दिस इज s इज इक्वल टू एस नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, हमको ये इक्वेशन लेके चलना है सपोज। तो इसके कोरस्पॉन्डिंगली प्रेशर सबसे इसके कोरस्पॉन्डिंगली डेवर एस अपॉन डेवर एक्स क्या होगा, वो होगा एस नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। देखो यहाँ माइनस नहीं आएगा क्योंकि के पॉजिटिव है, ठीक है। एंड इफ यू जस्ट पुट प्रेशर इक्वेशन बी इंटू माइनस डेल्टा वी, मतलब अगर देखा जाए कि डेल्टा वी अपॉन वी तो माइनस होता है, तो दैट वुड बिकम माइनस एस नॉट के कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि प्रेशर इक्वेशन जो आता है वो बीटा टाइम्स होगा, बट यहाँ पे एक माइनस भी आएगा, माइनस बीटा नॉट एस नॉट के। क्या होता है प्रेशर इक्वेशन? प्रेशर इक्वेशन आपको पता है ना कि बीटा इंटू माइनस डेल्टा वी अपॉन वी होता है। तो माइनस डेल्टा वी अपॉन वी के जगह पे ये वैल्यू पुट करेंगे, माइनस डेल्टा, तो ये माइनस के साथ आएगा, तो दिस बिकम्स कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। कुछ नहीं है, एक माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं होगा। इसी को तो हम पी नोट बोलते थे, बाकी सब सेम रहेगा, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और उसी तरीके से डेंसिटी इक्वेशन भी रहेगा, वो भी कुछ ऐसा ही होगा, रो नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें क्या अंतर है क्या नहीं है मैं समझाता हूँ। ये किस इक्वेशन से आता है? इक्वेशन ऑफ एस एच एम, इक्वेशन ऑफ एस एच एम से आता है, ठीक है। ये किस इक्वेशन से आता है? इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म, इक्वेशन ऑफ वेव फॉर्म। अच्छा, वेव फॉर्म किसके बीच में फॉर्म होता था? पहले होता था वाई एक्स के बीच में जो ग्राफ आता है वो वेव फॉर्म दिखता है आपको, वो वेव फॉर्म दिखता है। देखिए मेरी बात ध्यान से सुने, बड़ा ही लॉजिकल बात है ये। वेव फॉर्म यानी कि जो फोटो खींच के जब हम देखते हैं तो वो जो नजर आता है हमको, दैट इज वेव फॉर्म। और वेव फॉर्म हमेशा किस पे ड्रॉ होता है? वाई एक्स के बीच में पहले होता था, यहाँ एस एक्स के बीच में होगा और पी एक्स के बीच में होगा। ये इक्वेशन दिखाता है आपको वेव फॉर्म कि आपको कैसा दिखेगा। ये दिखाता है एसएचएम का क्राइटेरिया, ये दिखाता है एसएचएम का क्राइटेरिया, ये दिखाता है वेव फॉर्म का क्राइटेरिया। तो वेव फॉर्म में कैसा दिखेगा इक्वेशन मैं आपको ग्राफ में बना के दिखाता हूं, और इन दोनों ग्राफ में क्या अंतर आएगा हम ये भी समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। आप इसको लिख लीजिए पहले। बस एक माइनस और प्लस का अंतर आता है और कोई खास बात नहीं है। चलिए, तो इसको थोड़ा लिखते हैं और समझते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा के फिर से हम जो मुझे ज़रूरत है उसको लिख लेते हैं। यानी कि जो प्रेशर इक्वेशन आएगा दैट बिकम माइनस पी नॉट, ठीक है, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ज़्यादा पेचीदा नहीं करते इसको, माइनस, ये तो बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। इसको ऐसे लिखा जा सकता है माइनस साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। हालांकि ये भी आप अंदर भेज सकते हो, तब यहाँ पाई और जुड़ जाएगा, बट मुझे उसका काम नहीं है, रहने दीजिए, ये ठीक है, ये ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बेटर है समझने के लिए। और रो भी देखा जाए तो माइनस रो नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और वो हो जाएगा क्या, रो नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, यहाँ तक तो समझ में आता है। अंतर क्या आएगा आप जरा देखिए, दोनों सेम है, बट जहां पे ये प्लस में आ रहा था वहां ये माइनस में आएगा, और कोई खास बात नहीं है। इसमें पाई फेज डिफरेंस और आ जाता है। मेरी बात ध्यान से सुने, दोनों में अंतर बस माइनस साइन का है। इसमें जहां पे मैक्सिमम आ रहा था वहां पे मैक्सिमम ही आएगा, जहां पे ये मैक्सिमम था वहीं पे आएगा, सब कुछ वही होगा, खाली फेज डिफरेंस पाई आ जाएगा। पाई मतलब जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। मतलब मैं समझाता हूँ, समझे। ये ग्राफ देखें आप, x और s। सपोज करिए कि के एक्स माइनस ओमेगा टी अगर जीरो है तो यहाँ ये जीरो, और जैसे जैसे वो बढ़ेगा वो ऐसे ऐसे आएगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब जो ड्रॉ करने जा रहे हैं वो ध्यान देने योग्य है। यहाँ समझिए, यहाँ पे ये जीरो है, p और x, यहाँ ये जीरो है, तो के एक्स माइनस टू मैंने जीरो रखा। आप के एक्स माइनस टू जीरो रखो, अगर जीरो रखोगे तो साइन पाई बाई टू आएगा। साइन पाई बाई टू होता है 1,
और यहाँ माइनस और लगा है तो वो माइनस में चला जाएगा, मतलब जहाँ यहाँ 0 है वहाँ ये यहाँ आएगा ऐसे, ये ठीक है, ये ऐसे आएगा, ये ऐसा, कुछ नहीं हुआ, देख लीजिए आप, बस खाली ये चेंज हो गया है, माइनस साइन आ गया ना, तो ये जस्ट अपोजिट हो गया, ठीक है। तो इन दोनों में यही फर्क आता है, इन दोनों में यही फर्क आता है। तो इसमें जो है ये है एसएचएम का इक्वेशन से आता है, ये आता है वेव फॉर्म का इक्वेशन से, ठीक है। अब मेरा सवाल ये है कि सर दोनों में से सही कौन है, तो कहने का सही दोनों है, मैग्नीट्यूड के मामले में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ मैक्सिमम था, यहाँ भी मैक्सिमम है। अगर आप मैग्नीट्यूड पूछा जाए कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है तो P0 ही है, और यहाँ पे कितना है तो P0 ही है, ठीक है। लेकिन सर हमको ये बताइए डायरेक्शन के हिसाब से ज़्यादा सही कौन है, वो वाला, डायरेक्शन के हिसाब से सही ये ज़्यादा है, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से सही है ज़्यादा। मैं प्रूव भी कर दूंगा, इसे आप बिल्कुल परेशान मत हो। ऐसा सही इसलिए है, देखो पहली बात तो क्लियर रखो कि दोनों सही है, बुक में दोनों दिया हुआ है, दोनों सही है, ठीक है। बट इन एक्चुअलिटी अगर देखा जाए कि कौन सही चीज दिखा रहा है हमको, फोटो खींचने के बाद सही दर्शन कौन दे रहा है, तो वो वाला। क्यों? क्योंकि वो खुद वेव इक्वेशन से होके आया है, वेव फॉर्म के इक्वेशन से प्रूव होके ही ये आया है। तो अब ये ग्राफ भी वेव फॉर्म का है, ये आया है एसएचएम के इक्वेशन से, बट ये है किसका ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये वेव फॉर्म का ग्राफ है। एस और एक्स के बीच में बनने वाला ग्राफ वेव फॉर्म का ग्राफ बोला जाता है। जैसे पहले वाई एक्स के बीच में ड्रॉ किया हुआ ग्राफ वेव फॉर्म का ग्राफ बोला जाता था, उसी तरह इसमें एस और एक्स के बीच में ग्राफ या पी और एक्स के बीच का ग्राफ वेव फॉर्म का ग्राफ बताया जाता है। तो एसएचएम के इक्वेशन से जब हम इसको लाए हैं तो ये है वेव फॉर्म का ग्राफ, ठीक है ना। तो वेव फॉर्म का ग्राफ एक्चुअल सीन आएगा वेव फॉर्म के इक्वेशन से, तो वेव फॉर्म का इक्वेशन ये है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में दोनों सही है, बट इन एक्चुअलिटी डायरेक्शन वाइज ये ज़्यादा सही है, इतना ही समझना है। और हम इसको प्रूव भी कर देते हैं। आप देखिए इसमें कहीं से कोई वो नहीं है, बुक ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा, बुक्स साइलेंट हो जाता है इन बातों पे, बुक्स आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है ना। बट ये एक्चुअल सीन है, बट इन एक्चुअल सिनेरियो जो भी दोनों में से कोई भी लेकर चले सही है, दिखना आपको वहाँ है, ठीक है। बट जहाँ पे वो पार्टिकल मैक्सिमम, वो मैक्सिमम यहाँ भी दिखाएगा और वहाँ भी दिखाएगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। लिख लीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं इन चीज़ों को, पहले इसको लिख लीजिए आप अच्छे से, आई थिंक आप लिख लिए होंगे, और इसको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा, अच्छा आपको पता है कि x अगर ये है, पार्टिकल यहाँ है ये, तो अगर इधर मूव करेगा तो पॉजिटिव एस बोला जाएगा, और अगर इधर मूव करेगा तो निगेटिव एस बोला जाएगा। इसमें कहीं से कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, इधर वाला पॉजिटिव इधर वाला निगेटिव, जैसे वाई वाले में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, उसी तरह एस वाले में ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, ये आपको पता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इसमें करते हैं जो आपको कंप्लीट सीन आपको दिखा देगा। सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा, सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया एस एक्स के बीच में, ऐसा आपको एक वेव फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है, और पूछा गया कि बताएं इसमें और इसमें से कौन कंप्रेशन है और कौन रेयर फ्रैक्शन है। आपसे पूछ लिया गया कौन कंप्रेशन में है और कौन रेयर फ्रैक्शन में है, मतलब इन दोनों पॉइंट में ए और बी में कौन कंप्रेशन है कौन रेयर फ्रैक्शन है, आपको पूछा गया। तो आप कैसे जवाब दोगे, किस ग्राफ पे भरोसा करोगे, ये वाले ग्राफ पे कि ये वाले ग्राफ पे? तो आंसर है ये वाले ग्राफ पे, ये ज़्यादा सही है। अब ये कैसे है मैं वो भी समझाता हूँ, समझे बात को। जैसे जरा ध्यान से देखो, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे, ये जो पार्टिकल है यहाँ पे मीन पोजीशन पे है, मान लीजिए ऐसा, ठीक। अब जब इधर के पार्टिकल्स को देखें, अगर इस पार्टिकल के इधर वाले पार्टिकल को देखें तो सब किधर है, ऊपर की तरफ, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा है, पॉजिटिव कि निगेटिव? आंसर है पॉजिटिव, इन अपवर्ड डायरेक्शन एस इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब राइट वर्ड या लेफ्ट वर्ड? तो आंसर है राइट वर्ड, ये, ठीक है। और इसके इधर वाला पार्टिकल अगर देखें तो वो किधर है, नीचे की तरफ। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा है, निगेटिव या पॉजिटिव? आंसर है निगेटिव। और निगेटिव का मतलब क्या, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? आंसर है लेफ्ट वर्ड, ये। अब जरा ध्यान से देख के बताओ,
अगर ये भी इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है तो इसमें इसका डेंसिटी बढ़ेगा या घटेगा? ऑब्वियसली बढ़ेगा। सारे एयर पार्टिकल जब इधर आ रहे हैं तो डेंसिटी तो बढ़ेगा ना। इट मीन्स वो क्या है? कंप्रेशन। ये क्या है? कंप्रेशन का पॉइंट। तो ये रेयरफेक्शन हो गया, वो भी देख लीजिए। अब इस पॉइंट पे ये बी पे, ठीक है, अगर आप बी पे देखें तो बी के बाद तो ऐसे जा रहा है ना, ये बी पे, ठीक। अब सोचिए इसके जो इधर वाला पार्टिकल है वो तो नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ मतलब निगेटिव, निगेटिव मतलब इस तरफ, और इसके इधर वाला जा रहा है ऊपर की तरफ मतलब पॉजिटिव मतलब इस तरफ। ये देखिए पार्टिकल्स ऐसे जा रहे हैं, मतलब क्या है ये? रेयरफ्रैक्शन। ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो ये आप जवाब नहीं दे सकते, ठीक है। यू कैन सी हियर इट इज कंप्रेशन, हियर इट इज रेयरफ्रैक्शन। पहले तो इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 1। इस तरीके का सवाल कभी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, और आपके पास कोई जवाब नहीं होता। पहले तो इसको लिख लीजिए आप पॉज करके। चलिए अब आप दोनों ग्राफ को देखिए, px का ग्राफ इस वाले इक्वेशन से और px का ग्राफ इस वाले इक्वेशन से। px का ग्राफ ओमेगा टी माइनस kx वाले इक्वेशन से और px का ग्राफ kx माइनस ओमेगा टी वाले इक्वेशन से। देखिए दोनों में सही कौन बता रहा है, ये वाला या ये वाला? ये इस वाले में यहाँ पे ये नीचे आया था, ऐसे आया था। देखिए ये आपको रेयरफ्रैक्शन धोखे में रख रहा है ये, ठीक है। ये वाला ज़्यादा करेक्ट है, आपको समझ में आया होगा अब, ठीक है। इसमें तो है ना ये कंप्रेशन है, ये रेयरफ्रैक्शन है, ठीक है, उसी तरीके का तो है। तो ये लॉजिकली भी समझ में आता है, ठीक है। तो अभी आपसे कोई पूछे कि दोनों में से सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन है, तो ये वाला, क्योंकि ये डायरेक्शन भी दिखाता है। क्योंकि मेरा सारा देखो सही वो वाला भी, वो एफिशिएंट को मद्देनजर रखते हुए, ये एक्चुअल है जो वेव, क्योंकि हमको ज़्यादातर ग्राफ वेव फॉर्म का ही दिया रहता है, ठीक है। इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। तो यहाँ पे ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे इस तरह का सवाल तो आप बता सकते हैं। चलिए अब कहने का मतलब ये है, हमारे तीनों इक्वेशन में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशन है वो प्रेशर का रिलेशन है, और अब हम प्रेशर का रिलेशन ही अपने दिमाग में रखेंगे, बाकी सारे रिलेशन को दिमाग में रखने का कोई आवश्यकता नहीं है। वी विल कीप इन माइंड पी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, यही इक्वेशन दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे। चाहे के एक्स माइनस ओमेगा टी ले लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही लेके आगे बढ़ते हैं। मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं आने वाला है, मैंने आपको पहले भी समझाया है इस चीज़ को। तो हमको काम मैग्नीट्यूड से ही करना है, डायरेक्शन से ये एक आध सवाल पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए आप वो वाला इक्वेशन रख लें, ठीक। हम लोग अब इससे काम करते हैं। अब कहने का मतलब है कि सपोज करिए स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव इन एयर, या फिर एयर में करें या फिर किसी मीडियम में करें, स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। इसको एनालिसिस करने के लिए हमारे पास ये है, देखें। सपोज करिए एयर कॉलम है, एयर कॉलम होता है जिसको पाइप बोलते हैं, जैसे बांसुरी वगैरह होता है ना, उसको एयर कॉलम के नाम से आता है। एक ऐसा गोलाकार ट्यूब जिसमें हवा भरा हुआ है, बस इसी को एयर कॉलम बोलते हैं, ठीक है। चलिए और मान लीजिए वही पार्ट्स ले लीजिए, ये और ये एक्स पे है और ये एक्स प्लस डी एक्स पे है, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन आपको पता है क्या था, एरिया ए। मान लीजिए कि यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो है P, ठीक है, और यहाँ पे जो प्रेशर पड़ रहा है ये P प्लस डी पी। पहले तो मुझे ये बताया ये कौन सा प्रेशर है, ये एक्स्ट्रा प्रेशर है या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है? आंसर है ये एक्स्ट्रा प्रेशर है। जो एक्स्ट्रा आ रहा था ना, ये जैसे ये जो रिलेशन, ये किसका रिलेशन है, एब्सोल्यूट प्रेशर का कि एक्स्ट्रा प्रेशर के वेरिएशन का? ये एक्स्ट्रा प्रेशर के वेरिएशन का है। तो ये जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर है, एक्स्ट्रा प्रेशर का वेरिएशन है। तो आप बिल्कुल भी घबराए ना, ठीक है। चलिए अब अगर फोर्स में इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, तो दिस इज बिकम्स पी ए, और ये इसको एरिया से मल्टीप्लाई तो फोर्स बन गया। तो कहने का मतलब है कि दोस्तों नेट फोर्स क्या हो जाएगा, नेट फोर्स हो जाएगा सपोज 10 माइनस 10, ओके। या फिर आप ऐसा करें, एक नोट इसी को रखें, पी ए माइनस पी प्लस डी पी इंटू ए। सो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो मैं काट देता हूँ, पी ए
माइनस पी ए माइनस डी पी ए। ओके, ये से ये कट जाएगा एंड हियर एफ नेट इज लेफ्ट माइनस ए डी पी। ओके, अच्छा ये एफ नेट क्या होता है? तो एफ नेट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अच्छा, हम कितना, इसका लेंथ कितना है dx, तो इसमें मास कितना है? अगर इसमें मास देखा जाए तो मान लीजिए इसका डेंसिटी रो है, तो इसमें मास कितना होगा? तो रो इंटू डी वी होता है ना, तो रो इंटू डी वी मतलब रो इंटू ए इंटू डी एक्स, क्योंकि ये तो डी एक्स है, इसका एरिया ए इंटू डी एक्स डी वी और इंटू रो से मल्टीप्लाई कर दिए तो निकल गया क्या? ये है आपका डी एम। ठीक है, तो छोटे से के लिए अगर नेट फोर्स निकालना है तो ये हो जाएगा डी एम इंटू ए। ए क्या है? एक्सेलरेशन। नाउ पुट दिस रिलेशन है, एफ नेट का वैल्यू यहाँ हो जाएगा डी एम एक्सेलरेशन दैट इज माइनस ए इंटू डी पी। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे डी एम की जगह पे तो आ जाएगा रो इंटू ए इंटू डी एक्स इंटू ए। अच्छा, ए को क्या लिख सकते हैं? ए को लिख सकते हैं डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर। अरे मेरे भाई, अगर s बराबर है एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ऐसा है ना, ऐसा है, तो डी एस बाई डी टी क्या होगा? पार्टिकल का वेलोसिटी, और डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो एक्स पार्टिकल का एक्सेलरेशन। सीधी बात है, इसमें क्या दिक्कत है? तो ठीक है, एक्सेलरेशन को हमने इस तरीके से लिख दिया एंड दैट इज इक्वल टू माइनस ए इंटू डी पी, माइनस ए इंटू डी पी। ओके, बहुत अच्छा। तो अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कुछ कुछ कटेंगे, ए से कट जाएगा, ठीक है, एंड या ओके हम ठीक है, और यहाँ पे आपको आ जाएगा डी टू एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस डी पी ओवर डी एक्स, ये रिलेशन। ठीक है, मैं बताता हूँ हम कहाँ आना चाह रहे हैं, आपको खुद समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ही परेशान मत हो। यहाँ पे कुछ चीज़ें और देखते हैं। प्रेशर इक्वेशन क्या था इसके करस्पॉन्डिंगली? ये वाला, तो dp अपॉन dx क्या हो जाएगा? dp अपॉन dx हो जाएगा पी नॉट। पी नॉट को क्या लिखते हैं? बीटा एस नॉट के, पहले तो ये लिख दीजिए आप, और उसको जब हम x के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, और इनटू x के रिस्पेक्ट में तो यह माइनस के आ जाएगा, ठीक है, इनटू माइनस के, तो माइनस से ये माइनस चला जाएगा, ठीक है, एंड यूड हैव dx बीटा एस नॉट के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, ये कहानी। अच्छा, अब अगर ध्यान से देखो तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपको समझ में आएगा। आप ds ओवर dx करें, ds ओवर dx कितना आया था? ds ओवर dx आया था आपको, हाँ, ds ओवर dx आया था आपको, करस्पॉन्डिंग एस इक्वेशन क्या था? करस्पॉन्डिंग एस इक्वेशन था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एस इक्वेशन, एस नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, तो डेवर एस अपॉन डेवर एक्स क्या आया था? वो आया था एस नॉट साइन का हो जाएगा कॉस और एक माइनस आ जाएगा, आई थिंक यस, कॉस साइन का तो कॉस में कोई माइनस नहीं आएगा, बट के को जब करोगे तो आ जाएगा। हम यहीं पे लिख दे रहे हैं डायरेक्ट एस नॉट के, आप लोग कर लीजिएगा अपना इसका डिफरेंशिएशन, प्लस ये आएगा आपका, ठीक। अच्छा, इसको डबल टाइम डिफरेंशिएट कीजिए तो क्या आएगा? ये आ जाएगा माइनस एस नॉट। अब के मैं बताता हूँ, समझे बात को, डिफरेंशिएट करें, कॉस का आ जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ठीक है, और इनटू माइनस के, फिर से आ गया, तो माइनस से माइनस तो ये तो चला जाएगा, इसको भूल जाइए, बच जाएगा एक माइनस, तो डेवर टू ओवर डेवर एक्स का स्क्वायर जो आएगा वो आएगा माइनस एस नॉट के स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5, ये ठीक है। तो अब हम करना क्या चाहते हैं वो मैं बता रहा हूं, पहले आप इसको लिख लीजिए अच्छे से।
ओके, सो अब कहने का मतलब है, सपोज कर लीजिए दिस इज 1, इसको लिख भी लीजिए 1 और इसको लिख लीजिए 2, ठीक है, पहले इसको लिख लीजिए 1 और 2। ओके, अब जरा ध्यान से देखिए, इसकी जगह पे ये दोनों क्या सेम है, तो इसकी जगह पे हम माइनस डेवर 2s अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर कर सकते हैं क्या? आंसर है बिल्कुल कर सकते हैं, तो लिख लीजिए उसको, पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1 we have डेवर p over डेवर x is equal to बीटा माइनस डेवर 2s अपॉन डेवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड नाउ सपोज इफ दिस रिलेशन इज, क्या लोगे, सपोज इसको a ले लो, क्योंकि उसको 1 2 ले चुके हैं तो इसको a ले लो, ठीक है, और इसको मान लो 3। अब पुट 3 इन दिस इक्वेशन a, तो क्या आ जाएगा? ओके, सी हाँ ठीक तो है, ठीक, चलिए अब इसको पुट करते हैं इसमें। आई एम राइटिंग हियर, पुट 3 इन a, जो इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा? डेवर 2s ओवर डेवर t स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस इंटू माइनस डेवर 2s, सॉरी बीटा टाइम्स, हाँ यहाँ पे रो भी था ना, ठीक है, तो यहाँ पे रो भी है, माइनस बीटा टाइम डेवर 2s ओवर डेवर एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेवर 2s ओवर डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस बीटा डेवर 2s ओवर डेवर 2x स्क्वायर अपॉन रो। मुझे यहाँ तक पहुँचना था, अब यहाँ तक क्यों पहुँचना था जरा आप सोचिए, सोचिए जरा क्यों यहाँ तक हमको आना पड़ा? क्या हमको इससे समझ में आया? क्यों आए यहाँ पे? हमको ऐसा क्यों लाना था? हमको इस फॉर्मेट में इक्वेशन लाने से क्या मतलब था? तो आंसर है, इस फॉर्मेट में आंसर लाने का ये मेरा लेना देना था कि दोस्तों आपको पता था कि वेव डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन क्या होता था पहले, आप पहले भी निकाल चुके हैं ये चीज। डेवर 2y ओवर डेवर टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर इंटू डेवर 2y ओवर डेवर एक्स स्क्वायर। ये याद है, ये वेव इक्वेशन बोलते थे इसको, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ वेव इक्वेशन। आपको याद होगा ये ट्रांसवर्स वेव के समय में, और बोले थे कि वेव जो है आने वाले समय में आपका यहीं से शुरू होगा। बस जो इसके लिए वैलिड है वो इसके लिए क्यों नहीं वैलिड है? वहां डिस्प्लेसमेंट y था, यहां डिस्प्लेसमेंट s है, ठीक है। तो s के कोरस्पॉन्डिंगली जो वेव इक्वेशन होगा वो ये होगा, डेवर s ओवर डेवर टी स्क्वायर दैट इज v स्क्वायर और डेवर 2s ओवर डेवर एक्स स्क्वायर, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये आपको याद होगा हम लोग प्रूफ भी कर चुके थे, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वेव, है ना। तो इन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे, नाउ सपोज दिस रिलेशन इज 4 एंड दिस इज 5, compare 4 and 5, compare 4 and 5, you will get v square is equal to beta upon rho, or v is equal to root under beta upon rho। ठीक है, इसलिए वहां पे आना चाह रहे थे और कोई खास बात नहीं था। लिख लीजिए इसको,
So in this way you can derive this. So I think each and every term is clear. Here it is, हमने लाया था इसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल में, मतलब कंप्लीट डिफरेंशियल में, मैंने बदल दिया इसे पार्शियल डिफरेंशियल में. क्यों? क्योंकि s जो है या p जो है वो x और t का फॉर्म है ना, x और t वेरिएबल है उनमें. मुझे सिर्फ t के रिस्पेक्ट में चाहिए, यहाँ मुझे सिर्फ x के रिस्पेक्ट में चाहिए. दैट इज़ वाई आई हैड कन्वर्टेड इनटू पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म. ठीक है ना, ये सब आपको पता है. और फिर इसको हम लोग लेके आए इससे, फिर इसको डबल डिफरेंशिएट किए, फिर डबल डिफरेंशिएट करने के बाद जो फॉर्मेट है इसको मतलब डेल पी अपॉन डेल एक्स से को डेवर टू एस ओवर डेवर टू एक्स स्क्वायर से कंपेयर करा के लिख दिए उस फॉर्म में. और फिर वेव इक्वेशन के फॉर्म में हमने इसको चढ़ा दिया, और चढ़ाने के बाद फिर इसको कंपेयर करके इसका वेलोसिटी निकालिए. ठीक है, लिख लीजिए इसको. ओके चलिए, हमारे पास ये रिलेशन आ गया स्पीड ऑफ वेव. अब बीटा जो है बेसिकली बल्क मॉडुलस, वो गैसेस के लिए होता है और बेसिकली यू कैन सी फ्लूइड्स के लिए होता है. ठीक है, फ्लूइड्स के लिए होता है. और जैसे मैं बताऊं स्पीड ऑफ वेव का रिलेशन क्या आया, v इज इक्वल टू रूट अंडर बीटा अपॉन रो फॉर फ्लूइड्स. फ्लूइड्स मतलब लिक्विड्स एंड गैसेस, और v इज इक्वल रूट अंडर सिमिलरली गामा ओवर रो दैट इज फॉर सॉलिड. इससे आप सॉलिड का निकालेंगे. ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यही पढ़ना है. ठीक है, तो हम लोग अपने PhD इसी पे करेंगे. और एयर के रिस्पेक्ट में कुछ खास ही आपको पढ़ना है, तो एयर के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में. ठीक है, तो यहाँ तक हम आपको ले आ चुके हैं, अब इसके आगे पढ़ाई होगी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तब तक के लिए अच्छे से रहिए और पढ़ाई कीजिए. थैंक यू.